गुड मॉर्निंग बच्चों। कल अपन ने ब्याज इंटरेस्ट का सामान्य परिचय और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट या डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं किन्स का तरलता पसंदगी ब्याज सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे बहुत अच्छा है सिद्धांत है। तो किन्स ने क्या कहा है, देखिए कल वाले उसमें तो हम विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति, दो बातें हम बात कर रहे थे। क्या बातें थी वो हमारी? विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति। कल हम कह रहे थे कि विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति के आधार पर ब्याज की दर का निर्धारण होता है। हम ऐसा कल मार्शल और पीकू के अनुसार हम ऐसा बोल रहे थे, लेकिन किन्स का कहना अलग है। किन्स कह रहे हैं कि नहीं, विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति के आधार पर ब्याज का निर्धारण नहीं होता। तो ब्याज का निर्धारण कैसे होता है? किन्स का कहना है कि तरलता पसंदगी अधिमान और तरलता अधिमान उन्होंने एक बात बोली है, यानी तरलता को रखने के कई तरीके हैं। आप नगद भी रख सकते हैं, जायदाद भूमि भवन में भी रख सकते हैं, अंश पत्रों में, ऋण पत्रों में, सरकारी प्रतिभूतियों में, किसी में भी आप मुद्रा को, पैसे को रख सकते हैं, धन को रख सकते हैं। लेकिन नगद धन रखना सबसे ज्यादा प्रायोरिटी आदमी की होती है। और क्यों होती है कि नगद धन को कभी भी किसी भी रूप में आप उसको काम में ले सकते हैं। नगद धन रखने के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। फायदा तो ये है कि आप जब चाहें उसकी लिक्विडिटी को काम में किसी भी रूप में आप काम में ले सकते हैं, आपको किसी का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर यही धन अगर आपका भूमि में भवन में होगा तो आपको पहले उसको लिक्विडिटी में बदलना पड़ेगा, उसके बाद उसको काम में लेना पड़ेगा। नगद आपके पास है, उसको आप सीधा तुरंत काम में ले सकते हैं, जब चाहें जैसा चाहें, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ये उसका लाभ है। हानि क्या है? हानि उसकी ये है कि नगद पैसा आपके पास पड़ा रहेगा तो उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। आपके पास नगद ही पड़ा रहेगा, उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी और उसमें उसके खो जाने, चोरी हो जाने इत्यादि चीज़ों का भी उसमें भय बना रहता है। तो फायदा भी है, नुकसान भी है। व्यक्ति की इच्छा जो होती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा नगद भुगतान, नगद धन अपने पास रखे। अब किन्स क्या कहते हैं कि नगद धन व्यक्ति अपने पास रखने की जो उसकी इच्छा है, उस इच्छा का वो त्याग करता है। नगद धन अपने पास रखने की इच्छा का त्याग करते हुए वह धन दूसरी जगह भेजता है, दूसरे व्यक्ति को देता है, व्यापार में लगाता है। तो जो तरलता उसे अपने पास रखनी चाहिए थी, उस तरलता को पास रखने की बजाय वह दूसरे लोगों को त्याग करता है। उस त्याग का जो रिवार्ड है, उस त्याग का जो प्रतिफल है, उस त्याग का जो रिटर्न है, उसे हम ब्याज कहेंगे। तो यहाँ किन्स के शब्दों में तरलता, ब्याज का तरलता पसंदगी सिद्धांत इसका नाम है, सीधा शब्दों में भी दे रखा है। तरलता पसंदगी सिद्धांत मतलब व्यक्ति स्वभाव से तरलता को पसंद करता है और उस तरलता को पसंद करने के बाद उसका त्याग करता है, उसके लिए वो बातें कर रहे हैं। बचत का पुरस्कार न होकर तरलता के त्याग का पुरस्कार है। जैसे अपने बताया था कि पहले में विनियोग की मांग और बचत की पूर्ति की बात हो रही थी ब्याज के दर का निर्धारण के लिए। यहाँ ये कह रहे हैं कि नहीं, बचत का पुरस्कार नहीं है। क्या है? बचत को त्याग करते हैं, बचत का हम परित्याग करेंगे, उसका पुरस्कार हम ब्याज मानेंगे। तरलता अधिमान की अधिमान किसे कहेंगे? इसका मतलब तरलता अधिमान, उसको तरलता को नगद रूप में रख सकते हैं, भवन, अंश, ऋण पत्र, सरकारी प्रतिभूति, किसी में भी आप रख सकते हैं। लेकिन व्यक्ति ज्यादातर नगद अगर अपने पास अधिमान रखेगा तो उसके फायदे और नुकसान दोनों होंगे, नगद और उसके लाभ दोनों है। और व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा तरलता को अपने पास रखना चाहता है। लाभ और हानि मैंने आपको बता दी थी। तरलता अधिमान के उद्देश्य है, अब उद्देश्य इसमें 2-3 उद्देश्य जो बता रखे हैं। कार्य संपादन उद्देश्य, यानी तरलता की कहाँ आवश्यकता पड़ेगी? कार्य संपादन, यानी जो भी आपके रूटीन के कार्य हैं, बैठ उठेंगे, उसको दो भाग में, तो आय और एक व्यवसाय। आपको व्यक्ति की आय कितनी है उससे ऊपर निर्भर करेगा कि कार्य संपादन तरलता कितनी आप रखेंगे। आपको तरलता कार्य संपादन के लिए कितनी मात्रा में रखनी है, ये दो बातों पर निर्भर करती है। आपकी आय कितनी है, आपकी आय का एक निश्चित भाग आप अपने पास तरलता के रूप में रखेंगे, जिससे आप दैनिक कार्यों के आप उसको यूज कर सकें। व्यवसाय आपका कैसा है? व्यवसाय में
आपको जो मजदूरी का भुगतान है, बिजली का बिल पे करना है और कोई आपको छोटे मोटे खर्चे आपको साथ करने हों, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने पास तरलता का अपने पास नगद रूप में तरलता को रखना पड़ेगा। तो तरलता को रखने के लिए तो कार्य संपादन के लिए आपको तरलता रखनी है। दूसरा है दूरदर्शी का उद्देश्य, यानी भविष्य में आपको क्या करना है, कैसे आपको पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपको कोई चीज़ के बारे में कैसे प्लानिंग करनी है, उसके लिए भी आप अपने पास तरलता रखेंगे। और तीसरा सट्टा उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य से मतलब यहाँ है भविष्य में व्यापार में होने वाली अनिश्चितताओं से लाभ कमाना। सट्टे को आप यहाँ स्पेकुलेशन वैसे अनाधिकृत ना समझे। सट्टे का मतलब है भविष्य में व्यापार की अनिश्चितताओं से लाभ कमाने के लिए भी व्यक्ति अपने पास तरलता रखता है। तो इन तीन चीजों के लिए तरलता अपने पास रखता है। और तरलता की जो मांग है, पूंजी की जो मांग है, इन तीन के कारण होगी। अब इसको किन्स ने एल ये तीन भाग बांटे हैं। उन्होंने कहा कि मुद्रा की कुल मांग को उसमें एल कहा है। एल यानी मुद्रा की कुल मांग है। L1 कार्य संपादन उद्देश्य और दूरदर्शिता उद्देश्य, इन दो को उसने L1 कहा है। यानी ये ऐसे L1 उद्देश्य, ये ऐसे उद्देश्य हैं कि इनसे कमी या वृद्धि से ब्याज की दर प्रभावित नहीं होती। आपको अपने जो आवश्यकता अनुसार पैसे की जरूरत होगी उसके हिसाब से आपको पैसे रखने, इससे ब्याज दर प्रभावित नहीं होगी। और दूसरा सट्टा उद्देश्य, इसलिए L2 कहा है। तो किन्स ने कहा है L बराबर L1 प्लस L2। L यहाँ है मुद्रा की कुल मांग, कितनी मांग रखेगा आदमी, कितनी तरलता अपने पास रखेगा, कितनी तरलता की मांग होगी। L1 प्लस L2, L1 में माना है कार्य संपादन और दूरदर्शिता, और L2 में माना है सट्टा। तो ये सट्टा उद्देश्य जो है उसमें ब्याज दर प्रभावित होती है। उसमें सट्टे में कितने पैसे उसको रखने हैं, किस हिसाब से उसको करना है, उससे ब्याज दर बहुत होगी। यहाँ लिखा रखा है L1 में स्थिर मांग से ब्याज दर प्रभावित नहीं होगी, क्योंकि इसकी मुद्रा की मांग और स्थिर है, इसलिए इसमें ब्याज दर फर्क नहीं पड़ता। जबकि L2 में मुद्रा की मांग बदलती रहती है, इस हिसाब से कितने पैसे कहाँ लगाने बदलती रहेगी, इसके कारण उसमें ब्याज दर प्रभावित होती है। तो ये मोटी मोटी बात में है कि तरलता पसंद की मेन जो कहने का सारांश है कि व्यक्ति स्वभाव से अपने पास तरलता यानी नगद रखना चाहता है, और उस नगद रखने के नुकसान और फायदे दोनों हैं। नगद को ज़्यादा रखना चाहता है, उस नगद को आप रखने के इंटरेस्ट को आप ब्याज देकर खरीद सकते हैं, उससे आप पैसा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे आप ब्याज देंगे, प्रतिफल देंगे, तो उससे वह अपनी नगदी का कम रखेगा। तो अब इसके आगे हम आते हैं इस डायग्राम पे आगे। इसमें एक शब्द है तरलता जाल। देखिए इसमें बोला गया है तरलता की जो मांग है वो आपको बताई गई है भी, और एक रेखा चित्र में अपने बात की है। ये जो रेखा चित्र आपके सामने दे रखा है नीचे, इसमें उधार बंदी या तरलता जाल के बारे में बताया गया है। इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्याज दर उस बिंदु पर निर्धारित करेंगे जहां मुद्रा की मांग एलपी रेखा, मुद्रा की पूर्ति रेखा एमएम को काटती है। एलपी रेखा आप यहां आ जाइए, देखिए इसमें ये आपको बता रही है, इस डायग्राम में आ जाइए। ये मुद्रा की मांग एक्स एक्सिस पे है, वाई एक्सिस पे हम ब्याज दर दिखा रहे हैं। एलपी लिक्विडिटी प्रेफरेंस, मुद्रा का डिमांड, मुद्रा का त्याग कितना आदमी रखेगा। जैसे जैसे उसे ज्यादा ब्याज दर मिलेगी वैसे वैसे मुद्रा की मात्रा कम रखेगा, अपने पास त्याग करेगा, अधिमान कम रखेगा। और ब्याज दर जैसे जैसे बढ़ेगी मुद्रा की अधिमान है वो बढ़ता जाएगा। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं, इस डायग्राम के हिसाब से देखिए अपन ने दिखा रखा है मुद्रा की मांग को तरलता पसंद की रेखा एलपी द्वारा हम व्यक्त कर रहे हैं, और इस डायग्राम में हम ये देख रहे हैं ब्याज दरों पर नकद द्रव्य की मांग मात्राओं को एलपी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। एलपी रेखा का ढाल ऋणात्मक है, जो कि ब्याज दर व मुद्रा की मांग के विपरीत संबंध को बताती है। लेकिन यदि ब्याज दर एक न्यूनतम सीमा से भी कम है तो व्यक्ति द्रव्य की सारी मात्रा अपने पास तरल रूप में रखना चाहेंगे, अर्थात वह यह सोच रखते हैं कि इतनी कम ब्याज दर पर उधार पैसा देना
जोखिम उठाना ठीक नहीं है। इसलिए जो नीचे की लाइन जो अपन यहाँ देख रहे हैं, ये जो लाइन है, इसके बाद भी यदि ब्याज दर और डाउन आ जाएगी तो उसके बाद वो पैसा उधार देना बंद कर देगा। और इस जो उधारबंदी रेखा जो एंड से एंड बंद तक है, ये उधारबंदी रेखा, इसे किन्स ने तरलता जाल कहा है। ये आपके सामने डायग्राम में दिखा रखा है। दूसरा डायग्राम आपके सामने दूसरा बनाया है, ये दिखाता है कि तरलता अथवा मुद्रा की पूर्ति कैसे डिसाइड करेंगे। तो द्रव्य की कुल पूर्ति हम सिक्कों में, मुद्रा में, साख में मान लेते हैं। किसी समय विशेष में मुद्रा की पूर्ति स्थिर रहती है, क्योंकि मुद्रा की पूर्ति है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा होती है। मुद्रा की पूर्ति जो सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है, इसलिए उसकी पूर्ति में ज़्यादा कमी या वृद्धि नहीं हो सकती। पूर्ति आपकी फिक्स रहेगी, मांग कम हो ज़्यादा हो सकती है। तो यहाँ हमने वो जो ये जो दिखाया है, ये मुद्रा की पूर्ति वक्र है M1। तो मुद्रा की पूर्ति है ये स्थिर होती है, इसलिए हमने इसको खड़े पूर्ति को हमने खड़ी दिखाई दिखाया है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, लचीलापन नहीं है। तो इसके हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए ब्याज दर पर बिंदु निर्धारित करते हैं जहाँ मुद्रा की मांग अर्थात LP रेखा, मुद्रा की पूर्ति रेखा अर्थात M को काटती है। इस रेखा चित्र में यह बताया गया है कि प्रारंभिक स्थिति में मुद्रा की पूर्ति OM है। मुद्रा की पूर्ति प्रारंभ में OM आपके सामने दिखा रखी है। और इस पूर्ति पे यदि हम मांग करते हैं, LP रेखा से मांग करते हैं, तो हमारे सामने P बिंदु पे सामने स्थापित होता है। इस P बिंदु पे ब्याज दर A हमारी होगी और मुद्रा की पूर्ति M और P होगी। M और P पूर्ति पर O और A ब्याज दर हमें चुकानी पड़ेगी। यदि इसी मांग पे हम मुद्रा की पूर्ति को बढ़ा देते हैं, बढ़ा करके M1 कर देते हैं, तो M1 पे आते हैं कि हमारी उसी मांग पे पूर्ति बढ़ने पे हमारी ब्याज दर है वो नीचे आ करके A1 हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर इसी पूर्ति पे हम एक मांग और नया मांग बनाए, तो नया मांग आपके सामने आ रहा है। जो ही नई मांग बढ़ेगी तो पूर्ति पे हमारी जो ब्याज दर है वो बढ़ जाएगी। तो ये आपके सामने बता रहा है कि ब्याज दर का निर्धारण किस प्रकार से व्यक्ति की तरलता पसंदगी को ध्यान में रखते हुए हम ब्याज दर का निर्धारण करते हैं। ये किन्स का ब्याज का सिद्धांत हमें बता रहा है। इसके साथ ही अपन आज इसको वाइंड अप करते हैं। कल अपन फिर ब्याज में ही दूसरा पढ़ेंगे। धन्यवाद।